ने कहा क्या सच में जम्मू कश्मीर में युवाओं को सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या सरकारी नौकरी का सपना महज एक सपना रह जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार लगातार नियुक्तियों की बात की जाती है तो उसी के साथ साथ घोटालों का भी संबंध देखने को मिलता है। और जब घोटालों का संबंध होता है तो सवाल जो है युवा यही उठाते हैं, क्या उस नियुक्ति करने वाली एजेंसी का इसमें कसूर है या परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले युवा का कसूर है? मिर्जा प्रताप जी है, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के जो एस्पायरेंट्स है प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से तमाम राजनेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये कसूरवार नहीं है, वो अधिकारी कसूरवार है जिनके द्वारा पेपर लीक किया गया, जिनके द्वारा ये घोटाले की एक राह पर चलता हुआ नजर आया। लेकिन वही बात है कि युवाओं पर गाज गिरती है, उनके भविष्य पर गाज गिरती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए प्रताप जी से आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार क्या जम्मू कश्मीर के भविष्य में सरकारी नौकरी का भूलना ही सही रहेगा। प्रताप जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, हमारा देश युवा प्रधान देश है जहां पर लगातार नज़रें युवाओं पर है कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब युवा आगे बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट्स हैं, क्या लगता है उनका कसूर क्या था? देखिए, कसूर उनका नहीं था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी के उस कथन को सत्य साबित करने का प्रयास करें जिसमें उन्होंने ये कहा कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो मुझे लगता है शायद पूरा तंत्र इस कथन को साबित करने के लिए और ज़मीनी सतह पे इस चीज़ को दिखाने के लिए ही पूरा मुझे लगता है प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से इन विद्यार्थियों को मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि 1,35,000 के करीब जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से मात्र 972 लोगों को चयनित किया जाता है। आज वो अपने नियुक्ति पत्र के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हैरानगी तब होती है कि आप कहते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बाद तमाम जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनकी जांच की जाएगी। जांच तो ठीक है, हम कह रहे हैं जांच कीजिए, वो लोग भी कह रहे हैं, वो युवा भी कह रहा है कि आप जांच कीजिए, लेकिन 972 उम्मीदवारों की जांच करने में आज 36 दिन हो गए धरने पे बैठे। अगर शायद मुझे लगता अगर ये सही तरीके से अगर सरकार गिराने में आपको भाई साहब आधा घंटा नहीं लगता तो सिर्फ इसकी जांच करने में आप सोचिए, आप कह रहे कि 36 दिन हो गए और 36 महीने की तैयारी है। 36 महीने की तैयारी एक सपने को पूरा करना था कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना है और एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। वो तो तैयारी बिल्कुल पानी में बह गई। लेकिन यहाँ पर भविष्य का क्या? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एक तरह से कोई सवाल ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं। देखिए, सरकार जवाब दे भी नहीं सकती है क्योंकि सरकार के लोग खुद कल्पित हैं, सरकार के लोग खुद गुनहगार हैं। इन 972 जो उम्मीदवार थे, इनका भविष्य ताक पे, इनका भविष्य जो अंधकार में ढकेल रहे हैं, जिसका कसूरवार नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट भी इस पे एक वर्डिक्ट देता है। वो कहता है कि किसी कल्पित के कारण आप मेहनत करने वाले के जिसका कोई कसूर नहीं है, आप उसको सजा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कहीं भी किसी सूची में अगर धांधली पाई जाती है तो धांधली करने वाले को, और धांधली कहाँ पे हुई है आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन बेगुनाह को इसका खात्मा नहीं भुगतना है। 972 ही वहाँ पर कल्प्रिट माने गए हैं। आपके लिहाज से जो आपका कहना है तर्क ये है कि 972 ही कल्प्रिट है और उनमें से एक भी सही नहीं है, सरकार का ये मानना है? देखिए, सरकार का मानना बिल्कुल मुझे लगता है सरकार यही तय करके चल रही है। लेकिन आज 36 दिन हो गए ना इनके धरने को लेकर। अगर ये 972 कल्प्रिट थे तो अब तक सामने लाती सरकार, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। सरकार के पास इसका कोई तथ्य, कोई प्रूफ है ही नहीं है। सिर्फ सरकार एलजी ऑफिस, वहीं ऑफिस से बैठ के आपने बोल दिया कि इसमें धांधली हुई है। हुई कहाँ पे है धांधली? और सबसे बड़ी बात है, एग्ज़ाम आपने लिया, पेपर आपने किया, सूची आपने तैयार की, मतलब आपके लोग ही तो गुनहगार है ना। आप पहले अपने लोगों को तो बाहर लाइए। फिर उस सवाल का क्या या फिर उस तर्क का क्या जिसमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? तो जब सरकारी नौकरियों में ही भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा तो कैसे चलेगा युवा और भरोसा कैसे? देखिए, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सरकार ही भ्रष्ट है यहाँ पे पूरी की पूरी। आप देखिए, पिछले दिनों जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनती है उसमें फायर एंड इमरजेंसीज का घोटाला, और सत्यपाल मलिक जी ये तक कह देते हैं कि बैंक की जो रिक्रूटमेंट है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिनके लिए इन शब्दों का उपयोग किया था कि अपना बंदा, और अपना बंदा ही
इनको जनता के सामने एक्सपोज करता है। और उसके बाद आप देखिए बॉर्डर बटालियन में आप कहते हैं धांधली, पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपने धांधली की, आपने रेड तक की, वहाँ पे मंत्री केंद्र में बैठे हुए मंत्री का नाम आता है, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं कि तार कहाँ जुड़े हुए थे। एक डीडीसी जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से बताया जाता है, जनता के सामने लाने में आज सरकार हिचकिचा रही है। अगर वो चेहरा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेनकाब किया, अगर वो विपक्ष का होता तो क्या लगता है कि लगातार छापेमारी होती, गाज गिरती? इस समय तक ईडी, सीबीआई शायद मुझे लगता है उनके बिस्तर तक भी खंगाल दिए होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार अपने लोगों को बचाने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को किसी तरह से साफ दिखाने का प्रयास करिए। और अगर हम बात फिर इन 972 उम्मीदवारों पे करें, 20 में नोटिफिकेशन निकलता है, कोरोना की मार इन विद्यार्थियों ने झेली। उस उम्र का क्या जो वो 2 साल निकल गए। सरकार को ये जवाब देना होगा, आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपने कर ली, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करने तक आपको नहीं पता कि इसमें धांधली हुई। उसके बाद आपको एकदम से एक सपना आता है कि सूची में धांधली हो गई और आप कह देते हैं कि इसकी जांच होगी। और विद्यार्थी जब आपको ये कह रहे हैं कि भाई जांच कीजिए, हम तैयार हैं जांच के लिए, लेकिन आप जांच करने को भी तैयार नहीं हैं। आप एक ही बात पे अड़े हुए हैं, इसमें धांधली हुई है। भाई जब विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप धांधली की जांच कीजिए, आप हमसे जो सहयोग चाहते हैं हम उस सहयोग को करने के लिए तैयार हैं। 36 दिन हो गए, ये उम्मीदवार दिल्ली तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन एलजी प्रशासन आज भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि सारे उम्मीदवार जहाँ पे कल्पित नहीं हैं, अगर इनको लगता है कि उसमें कुछ इक्का दुक्का कल्पित है, तो मुझे लगता है शायद इनको ये नजर आ रहा है कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की लगता है कि जब सरकारी नौकरी के इस तंत्र में जिसको अधिकारी चलाते हैं, इस तरह की नियुक्तियों की जो एजेंसीज बनाई जाती हैं, जब धीरे धीरे भरोसा हट जाएगा तो युवा जो है डिप्रेशन की ओर भी जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उसका दिल जो है वो दुख जाएगा और दिल टूट जाएगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकता है। देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पूरी प्रक्रिया को जिसने किया, आज वो तबादला होके एक डीसी की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर उस पूरी प्रक्रिया में घोटाला हुआ है तो भाई साहब आप उसकी पोजीशन को अब तक क्यों नहीं आपने हिलाया? एक बड़ा सवाल है, जिसके आप रेड जब करते हैं, डीडीसी के करीबी का जब नाम आता है, आपने आज तक कार्रवाई नहीं की, एक बड़ा सवाल है। केंद्र में बैठे मंत्री में सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी का नाम आता है, आपने कार्रवाई नहीं की, एक बड़ा सवाल है। साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से बैठ के भी जम्मू कश्मीर में अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, इस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। और साफ जाहिर होता है कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और खासकर इन 972 युवाओं को तो मुझे लगता है इनके भविष्य के साथ तो ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए, जो कल्पित होगा आप उसको सजा दे दीजिए, किसने रोका? लेकिन आप 972 को आपने एक ऐसी पैदान पे खड़ा कर दिया कि एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ खाई है, गिरना उनको दोनों तरफ से है। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इनके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, तब भी ये उस पर चलने का काम नहीं करे। तो मुझे लगता है एलजी प्रशासन को इन युवाओं की तरफ देखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे और आंकड़ों के आधार पे हम इनसे ये सवाल कर रहे हैं, इनसे ये मांग कर रहे हैं, भैया आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कल्पित पे कीजिए। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लगन के साथ अपने आप को इस सूची में लाया है, उनके भविष्य के साथ खेलने का आपको कोई भी अधिकार नहीं। देखिए, साफ तौर पर अधिकार तो है, और अधिकार यही था कि देखिए जिस तरह से आप नागरिकों को कहते हैं कि आपके कुछ कर्तव्य हैं, तो सरकारों से भी उम्मीदें रखते हैं कि सरकार ये अधिकार तो देगी कि सरकारी नौकरी पाना जो है वो सपना जो है वो सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, और हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आवाम की आवाज़ की बात करते हैं, यानी कि जो आवाम की आवाज़ है। लेकिन उस आवाम की आवाज़ में एक बार भी जिक्र जो है फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंस के तमाम एस्पिरेंट्स का नहीं होता है, जिससे कहीं ना कहीं दिल टूटता है और कहते हैं क्या वाकई हमें जम्मू कश्मीर का नागरिक समझते हैं उपराज्यपाल? ये तर्क जो है उन तमाम युवाओं का रहता है। सवाल बहुत बड़ा है, सरकारी नौकरी पाना महज एक सपना रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आखिरकार ये भेदभाव
कि इस समाप्ति कब होगी और ये भेदभाव का जो युग है जिसका आगाज़ हो चुका है, इसकी समाप्ति कब हो रही है, अंत कब होगा, क्योंकि ये तो अंतहीन ही लग रहा है। आप भी हमारे देखते थे न्यूज़ वाला जो मुसलमान